हेलो बच्चों, जिस तरह से मैंने एडिशन ऑफ वेक्टर आपको बताया था उसी तरह वेक्टर का सब्ट्रैक्शन भी होता है। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वेक्टर सब्ट्रैक्शन पे बात करेंगे। तो जैसे मैंने बताया था आपको कि दो वेक्टर आपको जोड़ सकते हैं उनको, और ट्रायंगल रूल से उनको जोड़ा जाता है। ट्रायंगल रूल क्या होता है मैं वेक्टर के पहले पार्ट में समझा चुका हूँ, तो अब ये आपको सब्ट्रैक्शन में बताने जा रहा हूँ। तो मैंने उसमें बताया था कि वेक्टर को आप सिर्फ एक एरो की तरह डील करें और उसमें आगे समझेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी, ऐसे दो वेक्टर आप मान लीजिए। ये एक वेक्टर ए है ब्लैक लाइन, ये ब्लैक एरो दूसरा वेक्टर बी, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा। तो अगर हम ए और बी का सम नहीं निकालें, एडिशन नहीं निकालें, सब्ट्रैक्शन निकालें, तो सब्ट्रैक्शन निकालने के लिए अगर हम पुरानी वाली ट्रिक लगाएं जोड़ने के लिए, तो वही होगा कि एक वेक्टर को उठाओ, ट्रांसलेशन कर दो इसको उठाओ, इसके हेड पे रखो, पुराने वाले की टेल को नए वाले के हेड से जोड़ो। भाई ये वेक्टर हमारा पुराना हो गया, ये हो गया बी, एक नया वेक्टर, ये दो वेक्टर हैं। तो ये एक वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐसे ही उठाओ और इसके हेड पे रखो, पुराने वाले की टेल को नए वाले के हेड से जोड़ो। तो ट्रायंगल रूल फॉलो होके हम एडिशन सीख चुके हैं। इसी तरीके से एडिशन वाले मेथड से ही अगर हमें सब्ट्रैक्शन निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, वेक्टर बी को पलट दो, 180 डिग्री से घुमा दो। तो वेक्टर बी जब 180 डिग्री से घूमेगा तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो ये 180 डिग्री से घूम गया, ये एंगल कितना है 180 डिग्री। तो अगर ये b था तो ये हो गया -b। अब ये -b वेक्टर को अगर हम a वेक्टर में जोड़ देंगे तो a प्लस b नहीं आएगा, वेक्टर a माइनस वेक्टर b आएगा। इनफैक्ट हमें a और b का सब्ट्रैक्शन रिजल्टेंट मिल जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम घुमाएंगे माइनस वेक्टर b। अब इसमें ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी लगाएंगे। ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी क्या होती मैंने बताई थी, किसी वेक्टर को पूरे बोर्ड में, पूरी कॉपी के पेपर में उठाओ और चिपका दो, उसका मैग्नीट्यूड मतलब उसकी लेंथ और उसका एंगल, डायरेक्शन मींस डायरेक्शन बदलनी नहीं चाहिए। इसे कहते हैं ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर्स। तो -b को उठाएंगे, दोबारा a के हेड पे चिपकाएंगे, इसकी टेल को इसके हेड पे रखेंगे, ये आ गया -b। पुराने वाले की टेल को नए वाले के हेड से कनेक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, वेक्टर a माइनस वेक्टर b। इस टेक्निक से हम लोग निकाल सकते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो ये तो सब किताबों में दिया है, इसमें नया क्या है। अब इसके लिए एक नई ट्रिक यूज कर सकते हैं जो कि आपको जनरली बुक्स में नहीं मिलेगी। जैसे हमारा ये वेक्टर ए था और ये वेक्टर बी था, तो घुमाने की बात तो ठीक है, वैसे तो निकल ही आता है, लेकिन डायरेक्टली अगर आप बी से ए की तरफ जाएंगे, ये डैश डैश लाइन मैंने ब्लैक डॉट की है, तो आपको अपने आप a माइनस बी मिल जाता है। आप चेक करिए, ये देखिए a माइनस बी और ये देखिए a माइनस बी, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। और आप a से b की तरफ जाएंगे तो b माइनस a मिल जाएगा। तो इसमें ट्रिक ये है कि दो वेक्टर जब टेल से जुड़े हों तो उनके बीच का एंगल थीटा होता है। मैंने बताया था दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा तभी निकालेंगे जब वो टेल से जुड़े हों। क्लियर, यही सही मेथड है, बाकी मेथड्स रॉन्ग है। तो दो वेक्टर टेल से जुड़े हैं, उनके बीच का एंगल थीटा है। अगर आप एक नया वेक्टर इंसर्ट कर देते हैं, अपने तरफ से एक नया वेक्टर इंसर्ट करते हैं जो कि एक हेड के दूसरे हेड की तरफ जाता है, तो अपने आप उसका जो हेड आएगा उससे टेल वाले की क्वांटिटी घटा दो। इसका ये हेड इस तरफ आया, टेल इस तरफ आई, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हो जाएगा। अगर आपने ऐसा इंसर्ट कर दिया तो बी माइनस ए हो जाएगा। इस ट्रिक से अपन डायरेक्टली ग्राफिकल सवाल जो आते हैं वेक्टर के, जो एरो वाले सवाल आते हैं, इन पे पूछा जाता है, वो आसान भाषा में हम यहां से बता सकते हैं। अब ये ट्रिक हमने कहां से बताई, अब देखिए आप, जैसे वेक्टर ए है वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा मान लीजिए आप, ठीक है ना, इनके बीच का एंगल सपोज थीटा है। अगर हम इनके बीच में एक नया वेक्टर इंसर्ट करें, सपोज एक कुछ ट्रिक लगाते हैं, सी वेक्टर इंसर्ट किया आपने इसमें, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, वेक्टर बी के हेड पे सी की टेल आ रही है। मतलब बी और सी मिलके दो वेक्टर, एक वेक्टर के हेड पे दूसरे की टेल, और पुराने वाले की टेल को नए वाले के हेड से जोड़ा, मतलब वेक्टर ए
यहां पर सी और बी के रिजल्टेंट का काम कर रहा है। मतलब इसको अगर इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए, क्योंकि यही तो हमारा क्या है, ट्रायंगल रूल, यही तो है हमारा ट्रायंगल रूल जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था आपको। तो यहां पे लिखेंगे बी प्लस सी इज इक्वल टू वेक्टर ए, और यहां पे अगर आप सी की वैल्यू निकालेंगे तो अपने आप आ जाएगा ए माइनस बी। इसी ट्रिक की हमने आपसे बात की थी जस्ट अभी। तो ए और बी का सब्ट्रैक्शन निकालना है तो एक नया एरो इंसर्ट करो, एरो ए की तरफ मारो तो अपने आप ए माइनस बी हो जाएगा, और पलट के एरो अगर बी की तरफ मारो तो अपने आप बी माइनस ए हो जाता है। तो इस ट्रिक से अगर काम करेंगे तो आपको बार बार पलट के जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सब्ट्रैक्शन का भी एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, जैसे हमने एडिशन का निकाला था ठीक उसी तरीके से हम लोग सब्ट्रैक्शन का भी एक फॉर्मूला निकालेंगे। जैसे हमारा ये 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक वेक्टर ए है जिसका एंगल एक्स एक्सिस से थीटा है, और एक्स एक्सिस पे ही हमारा दूसरा वेक्टर पड़ा हुआ है वेक्टर बी, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। अब देखिए हमें निकालना है ए माइनस बी, तो तुरंत उठा के एक नया वेक्टर इंसर्ट कर देंगे जिसका हेड जाएगा, एरो जाएगा ए की तरफ, तो अपने आप वो कहलाएगा ए माइनस बी, लाइक दिस। क्लियर? तो ए माइनस बी का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, फॉर्मूला ड्राइव करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। जैसे हमने ए प्लस बी का निकाला था, रिजल्टेंट का निकाला था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा निकाला था ना लास्ट वीडियो में, ठीक वैसे ही इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। तो एक नया वेक्टर हमने इंसर्ट किया, दिस रेड वेक्टर, वेक्टर ए माइनस वेक्टर पी। सपोज एक्स एक्सिस के इसका एंगल अल्फा है। अगर ये हमारा ए है, मतलब वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड मॉड वैल्यू मतलब इसकी लेंथ ए मान ली, ठीक वैसे ही ये वेक्टर बी है जिसकी मॉड वैल्यू मैग्नीट्यूड बी मान लिया। तो अगर हमें ये निकालना हो, मेकिंग द परपेंडिकुलर, एक 90 डिग्री लाइन एक्स एक्सिस पे खींचते हैं हम, और इस परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है तो हम यहां पे ले लेंगे साइन थीटा दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस ए है तो अपने आप ये परपेंडिकुलर निकल के आ जाएगा ए साइन थीटा। या फिर मैंने आपको कंपोनेंट तोड़ना सिखाया था, अगर आप इस वेक्टर ए के कंपोनेंट को ब्रेक करेंगे तो अपने आप ये थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, तो थीटा के पास वाला कॉस कंपोनेंट हो जाएगा और थीटा से दूर वाला साइन कंपोनेंट हो जाएगा। आप वैसे तोड़ लो, और वैसे भी तोड़ोगे तो ये ए साइन थीटा होगा, उसको ट्रांसलेट करके यहाँ पे चिपका दो तो भी ए साइन थीटा आ जाएगा। या आप ट्रिग्नोमेट्री से साइन थीटा लीजिए तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आएगा, और उस परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालेंगे तो अपने आप ए साइन थीटा आ जाता है। ठीक वैसे ही हम बेस अपॉन हाइपोटेनस लगा देंगे टेकिंग कॉस थीटा, तो ये पूरा ए कॉस थीटा आ जाएगा। क्लियर? अगर ये पूरा ए कॉस थीटा हो गया और इतना जो वेक्टर है वो मॉड बी है या बी है, तो इतना कितना हो जाएगा, इस पूरे ए कॉस थीटा में से इतना हम घटा देंगे तो इतना निकल आएगा ए कॉस थीटा माइनस का बी वेक्टर का मॉड माइनस का बी, तो इतना निकल आया और इतना निकल आया। और ये लेंथ हमें निकालनी है, ये मैग्नीट्यूड निकालना है। डायग्राम्स में मैग्नीट्यूड का मतलब होता है एरो की लेंथ, डायरेक्शन का मतलब होता है ईस्ट से, एक्स एक्सिस से उसका एंगल। तो ये लेंथ हमें निकालनी है। तो इस छोटे ट्रायंगल में, इस रेड और ब्लैक ट्रायंगल में, इस छोटे ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो इसके मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इतने का स्क्वायर। तो लगा दिया हमने पाइथागोरस थ्योरम। तो ए कॉस थीटा माइनस बी, इतना ए कॉस थीटा माइनस बी है इसका स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इसका मॉड का स्क्वायर निकल आएगा। पाइथागोरस अप्लाई करिए, इसको ओपन करेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, और ये पहले से है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये ए स्क्वायर कॉमन आ सकता है। जैसे ये स्क्वायर कॉमन आएगा तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा, और ये पहले से है। यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो सीधा फॉर्मूला ड्राइव होकर हमारा आ जाता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। जब हमने एडिशन निकाला था तो यहाँ पे प्लस 2ab cos थीटा आया था, जब हमने सब्ट्रैक्शन निकाला तो यहाँ पे माइनस 2ab cos थीटा आया, और कोई फॉर्मूले में अंतर नहीं आता है। तो एक्स एक्सिस से इसका अगर हम एंगल देखेंगे तो tan अल्फा दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया मॉड ए साइन थीटा मींस ए साइन थीटा अपॉन बेस हो गया ए cos थीटा माइनस बी। क्लियर? अब इसके बाद अब यहां पे एक स्टार पॉइंट आता है, द रिजल्टेंट वेक्टर ऑलवेज मेक्स स्मॉलर एंगल विद द वेक्टर विच हैज ग्रेटर लेंथ। इस बात का मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, एक की लेंथ ज्यादा है और एक की कम है, तो रिजल्टेंट जब निकालोगे आप उसका डायग्राम मेथड से, तो
स्मॉलर एंगल वो उस वेक्टर के साथ बनाएगा जिसकी लेंथ ज्यादा होगी, जिसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। ग्राफ्स में एरो में जो लेंथ है, ये जो लेंथ है एरो की, यही मैग्नीट्यूड बताती है, डायरेक्शन एरो की डायरेक्शन बताती है। वेक्टर्स में जो लेंथ है यही तो मैग्नीट्यूड बताता है। तो जैसे दो वेक्टर हैं, वेक्टर बी और वेक्टर ए, ये यहां तक देखिए आप, ब्लैक तक, अभी रेड को मत देखिए। और ये दो वेक्टर हैं, आपसे कहा इनका रिजल्टेंट निकालो, एडिशन निकालो। तो आपने कहा सर बी को उठाएंगे, ए के हेड पे रखेंगे, आ गया ए के हेड पे बी। पुराने वाले की टेल को नए वाले से जोड़ेंगे तो आ जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये रिजल्टेंट आ गया। अब सपोज ए की लेंथ को और बढ़ाओ, ए की मैग्नीट्यूड को और बढ़ाओ, ए की मैग्नीट्यूड को बढ़ा के यहां तक आ गए, रेड पॉइंट तक, यहां आ गए। अब बोला दोबारा रिजल्टेंट निकालो। जैसे ही दोबारा रिजल्ट निकालना होगा आप कहोगे सर बी को उठा के ए के हेड पे रखो। बी को उठाया, ए के हेड पे रखा, ये आ गया वेक्टर बी ए के हेड पे। दोबारा रिजल्टेंट निकाला, पुराने वाले की टेल को नए वाले के हेड से जोड़ा, अब ये आ गया ए प्लस बी, रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो आप देखेंगे पहले जो एंगल बन रहा था वो अब एंगल कम बन रहा है। पहले जितना बीटा बन रहा था अब वो कम बन रहा है। रीजन क्या है? जो वेक्टर ज्यादा लेंथ का होगा रिजल्टेंट उसके साथ छोटा एंगल बनाएगा। इस पे कई सारे सवाल जेई में भी आ चुके हैं, आप देख लो इसको ठीक से। तो यहां पे मैंने एक छोटा सा पॉइंट लिख दिया कि बीटा जो कि वेक्टर ए के साथ है वो ज्यादा होगा अल्फा से। कब? जब मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। वो जो समझाया वही मैंने यहां पे लिख दिया। अगर बीटा जो है वो कम आ रहा है अल्फा से, कम आएगा, बीटा कम आएगा अल्फा से, बीटा कम आएगा अल्फा ज्यादा आएगा। इफ तो बीटा कम आएगा मतलब मैग्नीट्यूड ए का बहुत ज्यादा है बी से, बी छोटा है ए ज्यादा है। अगर दोनों बराबर हो गए, वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर बराबर हो गए तो अल्फा और बीटा भी बराबर हो जाएंगे। दोनों बराबर हो गए, दोनों की लेंथ बराबर, दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर, तो एंगल भी बराबर हो जाएंगे। जिसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा उसका एंगल, ए का जो एंगल है वो बीटा है, क्लियर। वेक्टर बी का जो एंगल है रिजल्टेंट से वो अल्फा है। जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया, ए का मैग्नीट्यूड सेकंड पॉइंट में ज्यादा हो गया तो इसका एंगल बीटा अपने आप अल्फा से कम हो गया, क्लियर। तो अब आता है थ्री डायमेंशनल वेक्टर। तो थ्री डायमेंशनल वेक्टर को हम कैसे समझेंगे? थ्री डायमेंशनल वेक्टर समझने के लिए पहले हमें समझना होगा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? देखिए यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, एक्स वाई जेड के नोटेशन होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 मानते हैं, इसीलिए इनका नाम यूनिट रखा है। यूनिट मींस 1। तो इनको आई जे के से रिप्रेजेंट करते हैं। आई इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एक्स एक्सिस, जे कैप, कैप लगा होता है। सबसे बड़ी पहचान, जनरली वेक्टर के ऊपर एरो लगा होता है, यूनिट वेक्टर के ऊपर कैप लगा होता है। तो आई कैप इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एक्स एक्सिस, ये बताएगा कि हम एक्सिस की तरफ हैं। जे कैप वाई एक्सिस, के कैप जेड एक्सिस। तो ये इनके खुद के मैग्नीट्यूड कितने हैं? 1 है। ये जिससे मल्टीप्लाई होंगे उतना ही इनका मैग्नीट्यूड बन जाएगा। सपोज ये इसका 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो एक ऐसा वेक्टर बन जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड 3 है, क्योंकि 1 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो मैग्नीट्यूड 3 बन जाएगा। डायरेक्शन वही रहेगी जो इसकी है। इसकी डायरेक्शन क्या है? एक्स एक्सिस। ऐसे ही जे कैप, इसकी डायरेक्शन क्या है? वाई एक्सिस। ऐसे ही के कैप, इसकी डायरेक्शन क्या है? जेड एक्सिस। तो यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जो परफेक्टली डायरेक्शन बताते हैं, मैग्नीट्यूड इनका हमेशा 1 रहता है। इनसे अगर कोई भी स्केलर, कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो उनका वही मैग्नीट्यूड बन जाता है। डायरेक्शन नहीं बदलती, वो वही रहती है, क्लियर। तो सपोज हमने माना कि यूनिट वेक्टर एक्स के अलोंग आई कैप है, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप है और जेड एक्सिस के अलोंग के कैप है। तो अब एक 3D वेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे? तो 3D वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो हमारे 2D बोर्ड में नहीं आएगा। तो हम मान लेते हैं आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम का एक कॉर्नर को आप देखिए। जैसे हमारे रूम में एक कॉर्नर है, इसको हम देखें तो हम कहेंगे ये कॉर्नर वाली लाइन जो इस तरफ जाती है इसको हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं, क्लियर। और जो हमारे सर की तरफ, ऊपर की तरफ लाइन जाती है इसको हम वाई एक्सिस मान लेते हैं। और जो कैमरे की तरफ, आपकी तरफ जो ये लाइन आ रही है इसको हम जेड एक्सिस मान लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर ये हो गया आई कैप, ये हो गया जे कैप और ये हो गया के कैप, क्लियर। तो इसको हम यहां ऐसे नहीं बना सकते, तो हमने ऐसे बना दिया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये हो गया हमारा जेड एक्सिस, क्लियर। अब यहां पे एक वेक्टर है, सपोज ये हमारा एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है हमारा
क्लियर। इस वेक्टर की हम हेड को देखें, जब हेड को देखेंगे तो इसका हेड एक पॉइंट को डोनेट करेगा। सपोज ये पॉइंट है a, b, c। तो हमने 2D और 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ाया था वेक्टर की स्टार्टिंग में। इसका मतलब क्या हुआ, a, b, c मीन्स इस पॉइंट तक अब हमें ओरिजिन से, दिस इज ओरिजिन 0, 0, 0, यहां से इस पॉइंट तक अगर पहुंचना है, इट मीन्स हम a यूनिट पहले x में चलेंगे, फिर b यूनिट y में चलेंगे, उसके बाद c यूनिट z में चलेंगे, तो इस पॉइंट तक पहुंच जाते हैं। उस पॉइंट को अगर हम ओरिजिन से कनेक्ट कर दें एक एरो के फॉर्म में, तो हमें मिल जाता है एक 3D वेक्टर। दिस इज अवर 3D वेक्टर। क्लियर। तो इस वेक्टर की इक्वेशन अगर हमें लिखनी होगी तो हम बोलेंगे x में a है तो बोलेंगे a i कैप, क्लियर, प्लस y में b है तो बोलेंगे b j कैप, प्लस z में c है तो बोलेंगे c k कैप। इस तरह से हमने इसकी इक्वेशन को लिख दिया। यहां भी ट्रायंगल रूल फॉलो हो रहा है, अगर आपको लग रहा है या नहीं हो रहा, तो यहां भी ट्रायंगल रूल फॉलो हो रहा है। कैसे, देखो दिखाते हैं। x में कितना चलना है a, देखो a चले x में, क्लियर। y में कितना चलना है b, ये चल गया y में b, क्लियर। पुराने वाले को नए वाले से जोड़ा, a प्लस बी मिल गया। यहां तक a प्लस बी मिल चुका है हमें, एक नया वेक्टर मिल गया यहां पे हमें a प्लस बी। अब a प्लस बी, अब z में कितना चलना है c, ये चल गया z में c। अब a प्लस बी मिल चुका था, फिर a प्लस बी की पुराना वाला हो गया और c हो गया नया वाला। तो पुराने वाले की टेल से नए वाले को जोड़ा, ये जोड़ दिया हमने, देखो ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, तो मिल गया a प्लस बी प्लस सी। ट्रायंगल रूल यहां भी फॉलो हो रहा है, क्लियर। तो वेक्टर मिला हमको a आई कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप, ये वेक्टर मिल गया। मैग्नीट्यूड निकालेंगे वही सिंपल, अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, क्लियर। वही फॉलो होगा जो पहले फॉलो होता आया है। किसी ने इसमें कहा, जो सवाल आएगा कि भाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर है इस 3D वेक्टर का, जो ये ऐसे है, इसको ऐसे मत मान लेना बोर्ड में, क्योंकि बोर्ड में बन नहीं सकता, तो ऐसा बनाया है, क्लियर। ये है z एक्सिस और ये है आपका वेक्टर, मैं बार बार बोल रहा हूं। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग x एक्सिस, x एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट क्या है, दैट इज a, y एक्सिस के अलोंग b, z एक्सिस के अलोंग c। तो इसमें जो पूछा जाएगा वो पूछा ये जाएगा कि आप ये बताइए, अगर ये x y और ये z है, ये z है, तो प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k ऑन एक्स जेड प्लेन, क्लियर। अगर हमारा ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो हमारा ये प्लेन जो हो गया, ये जो प्लेन हो गया, ये एक्स हो जा रहा है, जेड ये जा रहा है, तो एक्स जेड से मिलके बना एक्स जेड प्लेन, एक्स और जेड एक्सिस से मिलके बना एक्स जेड प्लेन। तो पूछा गया ये जो वेक्टर है इसका एक्स जेड प्लेन में क्या प्रोजेक्शन होगा, तो ऑब्वियसली ये एक्स जेड प्लेन है हमारा, इस पे क्या प्रोजेक्शन होगा। प्रोजेक्शन का मतलब हो गया परछाई, हिंदी भाषा में परछाई। तो इस पे परछाई अगर हमें देखनी है तो बोला जाएगा इफ लाइट रेज आर कमिंग टुवर्ड्स फ्रॉम वाई एक्सिस, डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज आर नेगेटिव वाई एक्सिस, माइनस का वाई एक्सिस, माइनस का जे कैप। अगर यहां से लाइट का फोकस डाला जाएगा तो ऑब्वियसली इस वेक्टर का जो शेडो आएगा वो एक्जेड प्लेन पे आएगा। तो जब एक्जेड प्लेन पे आएगा, जो ऐसा वेक्टर है तो उसकी शेडो कुछ ऐसी आएगी, तो उसमें x में कंपोनेंट मिलेगा, z में मिलेगा, लेकिन y का कंपोनेंट 0 हो जाएगा। परछाई में y का कंपोनेंट 0 हो जाएगा, और जैसे ही y का कंपोनेंट 0 होगा तो हमारे कंपोनेंट केवल x का बचेगा जो कि a था, z का बचेगा जो कि c था, और y कंपोनेंट 0 हो जाएगा। तो ये प्रोजेक्शन पॉइंट मिल जाता है, इसी को कहते हैं शेडो वेक्टर। वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे a i कैप प्लस 0 j कैप प्लस c k कैप। सीधी सी बात है, यही लाइट रेज जब हमारी y की तरफ से आ रही थी, मतलब इनका डायरेक्शन माइनस y की तरफ था या y एक्सिस की तरफ से आ रही थी या माइनस y की तरफ इनका डायरेक्शन था, आसान भाषा में बोलेंगे इसको, तो y ही 0 हो गया। किसी ने कहा कि अगर लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज आर इन माइनस z डायरेक्शन, तो ये हमारी z डायरेक्शन है और माइनस z डायरेक्शन, यहां से लाइट रेज जाएगी, तो उसके कंपोनेंट को 0 कर दूं तो वहां पे c 0 हो जाएगा। जैसे ही c 0 होगा तो a और b बचेगा, तो यहां पे b रह जाएगा, c 0 हो जाएगा। किसी ने कहा कि लाइट रेज आर कमिंग, द डायरेक्शन ऑफ लाइट रेज आर इन माइनस x डायरेक्शन, तो x का कंपोनेंट 0 कर दो। तो शेडो वेक्टर निकालने का तरीका क्या हुआ, लाइट रेज जिसकी तरफ से आ रही है उसकी कंपोनेंट को 0 कर दो, दूसरे प्लेन पे इसका आंसर लिख दो।
तो इसके बाद अब हम जो पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में, वो बताएंगे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पे काम करेंगे, फिर कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्लियर? तब तक आप फिजिक्स कॉफी को सब्सक्राइब करो। नमस्कार।